चलिए, नमस्कार साथियों। प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज सेट 19 नंबर होगा और एक बहुत ही बेहतरीन सेट आप लोगों के बीच फिर से लेकर आ गए हैं हम। आज थोड़ा-सा कम क्वेश्चन होगा, उसके पीछे का रीज़न है कि स्टूडियो में काम चल रहा है। स्टूडियो को और बेहतरीन बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए और ख़ासकर मेरे लिए। काफ़ी गर्मी लगता था, तो सारी व्यवस्थाएँ मतलब जो है तंदुरुस्त किया जा रहा है ताकि ऑनलाइन में अब किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और बाद में बताएँगे फिर, पहले हो जाने दीजिए, अभी काम चल ही रहा है। तो आज थोड़ा-सा मैनेज कीजिए। आज 20 क्वेश्चन नहीं बल्कि 15-16 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो हम आप लोगों के बीच मतलब जो है आ गए हैं अपनी जिद के वजह से, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि क्लास डॉट नहीं होगा। क्लास में अभी फ़िलहाल ब्रेक लगाने का कोई गुंजाइश नहीं है। हम आपको छुट्टी देने वालों में से नहीं है। अभी हर दिन हम दोनों आदमी मिल के मेहनत करेंगे और सफलता को सुनिश्चित, ठीक है? चलिए इसी के साथ हम लोग पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय कम लगाना है आज के डेट में, तो कम डिस्कशन भी हो सकता है। तो थोड़ा आज भर मैनेज कीजिएगा, कल से फिर हम लोग उसी रफ्तार में उतना ही मजबूत इरादों के साथ फिरेंगे, ठीक है? चलिए आज का मोटिवेशन कोड है और मोटिवेशन कोड नहीं है आज, लेकिन हम हैं ना, जब स्वयं हम खड़ा है तो फिर मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है? हम स्वयं मोटिवेशन है। नहीं, ऐसे हम आपको एक बात बता देते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन यदि हर दिन मेहनत किया जाए, सफलता ज़रूर मिलती है। ये आज का सबसे दर्दनाक मोटिवेशन है। आप हर दिन मेहनत कीजिए, ये नहीं कि आज दिन भर पढ़ लिए, अब रात भर सो गए, तो दिन भर तो पढ़बे किए थे। ऐसा नहीं होनी चाहिए। थोड़ी-थोड़ी मेहनत लगातार करते रहिए। सफलता कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपके हमेशा करीब नज़दीक आते चला जाएगा। ठीक है? आज सवाल करते हैं, पहला क्या है? देख लेते हैं। नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं? सवाल पढ़िए। सवाल बोल रहा है कि जो टेस्टिस होता है मेल में, वो टेस्टिस शरीर के बाहर क्यों होता है? ये सवाल। तो टेस्टिस शरीर के बाहर इसलिए होता है क्योंकि टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनता है, उस स्पर्म का तापमान कम होना चाहिए। यदि वह तापमान अधिक होगा तो टेस्टिस का स्पर्म क्या करेगा? मर जाएगा। तो वह तापमान हमारे शरीर के तापमान से कम होना चाहिए, इसीलिए बाहर होता है टेस्टिस। यानी सवाल का आंसर होगा, यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर को 2 से 3 डिग्री, कितना? 2 से 3 डिग्री तापमान बनाए रखने में मदद करता है। आपको हम बता दें, यदि टेस्टिस का निकला हुआ स्पर्म जो होता है, ये जो टेस्टिस होता है, से निकला हुआ स्पर्म, यदि इसका तापमान अधिक हो, तापमान क्या हो? अधिक हो, तब ये क्या करेगा? मर जाएगा। क्या करेगा? मर जाएगा। अब वो मर जाएगा, इससे अच्छा है कि इसको कम तापमान में रखें। नहीं, इसलिए आप लोग देखे होंगे कि आपके, अगर आप लोग मवेशी होंगे, आपके पास गाय भैंसी होगा, तो देखे होंगे कि जो मार्केट में सीमेंट चढ़ाने जो गाय या भैंस का आते हैं, वो लोग एक ठंडे बोतल में उस सीमेंट को रखते हैं और उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है ना। इसको भी ध्यान रखिएगा। हम एक बात बता देते कि जो होता है स्पर्म जो होता है, बाद में आपको सीमेंट का रूप लेता है। सीमेंट मतलब होता है बीज, बीज। और यही सीमेंट जो है बाद में एक अंडाणु यानी ओवम का निर्माण करता है और बाद में एक बच्चा का निर्माण कर देता है। ठीक है? तो पहला सवाल का डिस्कशन इतना रहा आप लोगों के लिए। आज थोड़ा सा हमने आपको बताया है कि समय कम देंगे आप लोगों के बीच, क्योंकि स्टूडियो में काम चल रहा है। एक बेहतर को बेहतरीन बनाने की कोशिश किया जा रहा है। ऑनलाइन पे ही अब फोकस होना है, क्योंकि ऑफलाइन में हम अब आते नहीं है, मेरे पास छुट्टी नहीं रहता है, तो अब ऑनलाइन ही मेरे द्वारा जो है टोटली चीज किया जाएगा। चलिए दूसरा सवाल है आप लोगों के बीच। सवाल दूसरा क्या है? मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन करें। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेशन सिस्टम की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, तो हमको चुनना क्या है? गलत विकल्प। देखो, हमको निकालना क्या है? गलत विकल्प निकालना है।
अब गलत विकल्प निकालना है तो हमें सही पता होगा तब ना गलत निकाल देंगे। अब जिसे सही नहीं पता वो गलत कहाँ से निकालेगा। हम आपको एक बात बता देते हैं कि कोशिका संयुक्त होकर सिराओं का निर्माण करता है, ये बात सही है। बैठ जाओ ना शांति, ऐसे मत घूमिए, बैठ जाइए। कोशिका संयुक्त होकर सिराओं का निर्माण करते तो ये बातें सही है, ये गलत नहीं है। नहीं, रुक जाइएगा मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे शाखा, मेरे प्रेमी, रुक जाइए। हम आपको इसको बेहतरीन तरीका से समझा सकते हैं। लसिका को उत्तर दर्भ भी कहा जाता है, एकदम ठीक है। लसिका को उत्तक दर्भ भी कहा जाता है, ये ठीक बात है। इसका मतलब कि ये गलत नहीं है, और जब गलत है नहीं है तो ये आंसर होगा, ये आंसर नहीं होना है। गलत नहीं है क्योंकि हमको चुनना क्या है, गलत। तो ये गलत नहीं है इसलिए आंसर नहीं है, क्योंकि सही के कैटेगरी में। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है, ये भी सही है। और जब बात सही है तो फिर हम आंसर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, गलत। उच्च रक्तचाप सिराओं के संकुचन के कारण होता है। उच्च रक्तचाप सिराओं के संकुचन के कारण होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। गलत है इसलिए ये आंसर है। इसका ये मतलब है कि कोशिकाएं संयुक्त होकर सिराओं का निर्माण करते हैं, ये बात भी हमारे लिए सही है, और सही है इसलिए ये आंसर नहीं। सवाल को समझिए। सबसे पहले क्या सवाल बोला कि मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषता दिया गया है। तो विशेषता हमें अगर पता होगा तो हम डायरेक्ट आंसर हिट कर सकते थे, लेकिन हमको विशेषता नहीं पता, तब हमको ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ेगा, और इतना बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को ही करोगे तब सिलेक्शन मिलेगा। हम पहले बता रहे हैं, ये उजगुजिया क्वेश्चन जो है ना, ये सब कर लेगा, ये आप करोगे तो सब करेगा, और उससे सिलेक्शन नहीं होना है। बैठल रह जाओगे, घूमते रह जाओगे रास्ते में, कोचिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट और नोट्स नोट्स उखाड़ते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करना पड़ेगा वहां सही, तब आपको सिलेक्शन मिलना है, मेरिट बनना है, तब आपके देह पे वर्दी चढ़ेगा और फिर आप ड्यूटी पे जाओगे। हाँ, बात समझ में आ रहा है। इसलिए आपको क्या करना होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव पढ़ कर निकाल लेंगे, संभव नहीं है। ऑब्जेक्टिव मत पढ़िए, यदि आपके पास थ्योरी का बुक है तो कोशिश कीजिए थ्योरी का बुक पढ़ने का, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो सवाल मनुष्य के परिसंचरण इसके बारे में बता दिए। इसमें कुछ बातें हम आपको लिखा देते हैं, जैसे बोला उच्च रक्तचाप, जैसे HP, BP कहो, ब्लड प्रेशर, बीपी। बीपी जो होता है वो 120/80 mm ऑफ HG होता है, ऑफ HG होता है। इसका मतलब ये है कि अगर इसको मापने वाला जो यंत्र होगा स्फेगनोमीटर, किससे मापते हैं इसको, स्फेगनोमीटर। स्फेगनोमीटर, इसमें पारा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पारा पाया जाता है। जो 120 है इसको हम लोग बोलेंगे सिस्टोल, और ये जो 80 है इसको बोलेंगे डायस्टोल। यानी याद करने का आपको जुगाड़ देते हैं, एस बड़ा है कि डी बड़ा है, एस बड़ा है तो जो बड़ा है ऊपर और जो छोटा है वो नीचे, जो बड़ा है ऊपर और छोटा है नीचे। एग्जामिनेशन हॉल में जो है बहुत लोग याद करके जाता है, यहाँ से घर से खूब एकदम यूं 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 खूब करके जाता है, और वहां ऊपर का निचलका में, निचलका ऊपर का में घुस जाता है, समझे। तो क्यों पता है, क्योंकि वहां दिमाग जो है पहले बास हो जाता है। एग्जामिनेशन हॉल में घुसते एग्जाम पास हो जाता है, पढ़ा लिखा सब धुआ जाता है, कुछ ही हिस्सा यहाँ बचता है, और जो बचता है उसी में सिलेक्शन होता है। इसीलिए अगर आपके पास जुगाड़ रहेगा, टेक्निक रहेगा, याद करने का ट्रिक रहेगा, तब आप कर पाओगे, और नहीं तो फिर आप भी लसाड़ के चल रहोगे, है ना। चलिए, तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 3 नंबर। सलाइडेन और स्वान यानी कि डबल एस, ये जो थे ये दोनों जर्मनी के वैज्ञानिक थे।
उन्होंने क्या किया 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में जीवित कोशिका सिद्धांत दिया। क्या दिए? जीवित कोशिका सिद्धांत। जीवित कोशिका, ठीक है। अब जीवित कोशिका सिद्धांत दिए, इसमें इन्होंने क्या किया, बहुत कोशिकाओं का चर्चा किया, लेकिन कुछ कोशिकाओं का सिद्धांत इस पे लगा ही नहीं। जैसे इनके सिद्धांत में अपवाद है आपको विषाणु, वायरॉड, वायरॉड के बाद है प्रियन और आरबीसी। क्या है? आरबीसी। एक कुछ ऐसे पदार्थ थे जिस पे इनका सिद्धांत काम नहीं किया, तो इसीलिए आपसे जो है सवाल पूछा है सलाइडेन और स्वान। ध्यान से सुनिए गौर से। सलाइडेन और स्वान दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? हाँ लो, तो ए आंसर होगा। यहाँ टाइपिंग थोड़ा सा गलत है। हाँ, ठीक है। कौन? करण? बता, बाद में बात करते हैं। क्या आंसर होगा? विषाणु। क्या आंसर क्या होगा? विषाणु। यानी कि विषाणु के सिद्धांत पर जो है काम नहीं करता। हालांकि ऑप्शन में अगर विषाणु के साथ वायरॉड, प्रियन, आरबीसी भी होता तो आंसर था। आपको 68वीं बीपीएससी का एक कहानी सुनाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था साइंस का, ग्रुप अलग अलग था तो अलग अलग टाइप था क्वेश्चन का, लेकिन मेरे ग्रुप यानी सी में 27 नंबर क्वेश्चन साइंस का था। उसका आंसर की में आंसर बी था। 11 बजे आंसर किया आया, उसका आंसर बी था। कुछ बच्चा जो है तुरंत ईमेल किया बीपीएससी को और बोला कि नहीं आंसर बी नहीं आंसर सी होगा। अब बीपीएससी भी कहा कि देखते हैं। अब अपना जो भी क्वेश्चन सेट किया था उस सब आंसर का जो आंसर की निकाला था, वो लोग जब बैठने देखने के लिए तो बोले कि सही बोला है बच्चा लोग, आंसर कितना होना चाहिए? सी होना चाहिए। फिर 4 बजे आंसर सरिया दिया गया और आंसर सी दिया गया। फिर कुछ एक्सपर्ट जो है तुरंत फिर ईमेल किए, आरटीआई लगा दिए तुरंत। फिर रिस्पॉन्स आता है कि नहीं 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 आंसर बी है। मतलब बीपीएससी में इस बार एक क्वेश्चन ऐसा भी था जो दिन भर में 4 बार आंसर को उलट पलट कर रहा था। तो कभी कभी ऐसा होता है एग्जामिनेशन हॉल में जो आप जानते हैं वो आंसर होता नहीं है ऑप्शन में, लेकिन आंसर वास्तविक में वही होता है। तो आप अपने पे भरोसा रखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने पे भरोसा रखिए। अगर आपका जवाब आंसर याद है तो आप उसको मारिए, नहीं तो छोड़ के चलाइए। आपको बाद में आंसर मिलेगा और नहीं तो आपको नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। आपको छोड़ना नहीं है, मारना है। गलत है मारिए, मारिए जरूर, छोड़िए नहीं। छोड़ दीजिएगा तो काउंटिंग नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आंसर अगर गलत होगा आयोग की तरफ से, तो आयोग जैसी सुधार करेगा तो बाकी सबका नंबर आपके साथ साथ बढ़ जाएगा। समझे? तो ऐसा ही होगा। तो आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया था गलत, यहाँ विषाणु आंसर होगा। ऑप्शन में विषाणु था, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। पीजी है हम लोग भी। चलिए सलाइडन और स्वान के बारे में आपको बता दें, जीवित कोशिका सिद्धांत दिया था। अपवाद में विषाणु, वायरॉड, प्रियन और आरबीसी, ये सब इस पे क्या किया था? काम नहीं। बढ़िया। आपको एक चीज हम आपको एक्स्ट्रा लिखा देते हैं जो पूछा जाता है, नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें आपको मार्केट में मिलेगा, यानी कि क्वेश्चन सेट में मिलेगा, एग्जाम में भी मिलेगा। जैसे पूछेगा कोशिका के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कोशिका बोलते हैं। यानी नहीं, जीवन के, सॉरी माफ कीजिएगा मेरे साथी, जीवन के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। चलिए कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक, कौन क्या था? रॉबर्ट हुक, 1665 ईस्वी। और ये जो खोजे थे रॉबर्ट हुक, खोजे थे मृत कोशिका, मृत कोशिका।
अब आपको बता देते हैं, अगर पूछेगा कि किडनी के संरचनात्मक क्रियात्मक में क्या है, किडनी की इकाई सीधे बोल दो ना, किडनी की इकाई को नेफ्रॉन बोलते हैं, तो नोट कीजिए वीवीआई है। इसी नेफ्रॉन के अंदर बोमुन संपुट होता है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि बोमुन संपुट हमारे शरीर के कहाँ होता है, नेफ्रॉन में। आपसे पूछेगा तंत्रिका तंत्र, ए तो चौंचौ करेगा यहाँ, बैठो वहां जाके, है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। दो बातें और बता रहे हैं हम आपको, एक तो होगी आपको प्रोटीन, प्रोटीन की इकाई को हम लोग एमिनो अम्ल बोलते हैं। इतना बातें आप लोग नोट कर लीजिए। अगर इस सवाल का डिस्कशन की बात करें तो ये सब इसमें ऐड होना है, ठीक ना। चलिए हम हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए। जो हमरा गोलिया ओई ओहो ललकटी साला। बड़े चलिए थोड़ा सा कर लिया स्क्रीनशॉट, नोट हुआ। बढ़ जाते हैं सवाल नंबर क्या है, नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल है 4। 4 सवाल क्या बोलता है, एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। सवाल को पढ़िए, आप लोग इसका जवाब दीजिए तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके, और हम देखते हैं कि आप लोगों का तैयारी कितना अच्छा है। और आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा कि आपने जो दिया था आंसर वो सही दिया या गलत दिया। एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके, यानी कि बोल रहा है एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, किसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देखिए मेरे साथ, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे प्रेमी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होता है वो 3 प्रकार से डिनोट कर सकते हैं या नाप सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की अगर बात करें तो पहला आपको निकलेगा दाएं हाथ का अंगूठा नियम, दाएं हाथ का अंगूठा नियम। दूसरा होगा मैक्स बेल का दक्षिण हस्त नियम। और तीसरा होगा आपको मैक्स बेल का वाम हस्त नियम। अब इस तीनों रूल को समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन को पकड़ने के लिए तीनों रूल को समझना पड़ेगा। आइए हम आपको एक एक करके समझाते हैं। पहला है आपको दक्षिण हस्त नियम। दिख रहा है आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को, या स्क्रीन बड़ा कर दूं? ठीक है, दिख रहा होगा। चलिए आप देख सकते हैं इसको, कौन सा हाथ है, ये कौन सा हाथ है? नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपके हिसाब से बायां होगा तो मेरे हिसाब से दाहिना हो सकता है, लेकिन अगर आपके हिसाब से दाहिना है तो मेरे हिसाब से बायां होगा। और हम एक बात आपको बता दें, हम हर हमेशा लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, तो जो हिला रहे हैं हाथ वो लेफ्ट हैंड है, ठीक ना। तो लेफ्ट हैंड रूल जो है इसमें क्या कहता है, ये जो अंगूठा होता है, अंगूठा ये बल की दिशा बता रहा है, किसका? बल का दिशा। और ये जो सबसे लास्ट में जो है मध्यम, वो करंट की दिशा बता रहा है। और बीच वाला तर्जनी जो है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बता रहा है। आपको याद नहीं होगा, हम आपको याद करा देते हैं ऐसे। देखिए ये 3 उंगली है, देखिए तो गौर से देखो ना रे, है। अच्छा 3 उंगली में देखिएगा गौर से, ये 3 उंगली धरिए, पहला अंगूठा, उसके बाद वाला जिसे बंदूक चलाते ठाए ठाए, और उसके बाद लास्ट वाला तीसरा जिसे स्ट्राइकर पर हाथ रहता है, ठीक ना।
समझिएगा गौर से, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे शाखा। ये 3 उंगली देख रहे हैं ना, तो ये उंगली सबसे बरियार उंगली है ना। सबसे हमारे हाथ का सबसे मजबूत उंगली कौन है? अंगूठा। इसका मतलब यह है कि बल लगाएगा। क्या लगाएगा? बल लगाएगा, ठीक ना। और ये जो उंगली है ये दिशा दिखा रहा है। तो किसका दिशा दिखाएगा? चुंबकीय क्षेत्र निकलने की दिशा दिखा रहा है। और चूंकि ये वाला उंगली जो है मध्यमा, जो बीच में है, तो भाई जब बीच में है तो बिचबिचाहा होगा, वो क्या करेगा? बिचबिचा क्या करेगा? धारा उत्पन्न करेगा। हाँ, क्या कि दोनों के कहाँ है? बीच में है। तो उंगली के बीच में है तो ये क्या कर रहा है? धारा उत्पन्न कर रहा है। फिर से समझिएगा, ये क्या कर रहा है? अंगूठा। अंगूठा सबसे मजबूत है, इसका ये मतलब है कि मजबूत है, इसका मतलब कि क्या निकालेगा? बल लगाएगा। उंगली क्या कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना। और उसके बाद ये क्या कर रहा है? मध्यमा। मध्यमा कर रहा है, धारा उत्पन्न करने की दिशा बता रहा है। यानी कि आप ट्रिक लिख सकते हैं इसको मारकर, चलिए ट्रिक लिख सकते हैं, एफ बी आई। यानी एफ मतलब फोर्स लगा रहा है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, और आई मतलब करंट बता रहा है, ठीक है। तो ए हो गया बायां हाथ का रूल। अगर दाहिना हाथ की चर्चा करें तो दाहिना देखिएगा गौर से। इस प्रकार से अगर कोई एक धातु का रड पकड़ते हैं, लोहा का रड पकड़ते हैं, तो ये जो है अंगूठा, ये अंगूठा क्या कर रहा है? ये अंगूठा का ऊपरी जो हिस्सा है, अंगूठा आपको मोशन दिखा रहा है, गति। ये बता रहा है कि अब जो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा इसका गति ऊपर की ओर होगा। और धारा बता रहा है कौन? तो ये धारा बता रहा है हथेली। और उसके बाद ये जो 5 उंगली है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तब ना इसे थरथराएगा। समझ में आया? चलिए अब हम आपको क्या करते हैं, इसका भी ट्रिक है। अगर आप इसका ट्रिक करें दाहिने हाथ के नियम का, तो माई फर्स्ट कॉलेज लिख सकते हैं। माई मतलब एम से मोशन, एफ मतलब फोर्स, और सी मतलब करेंट। तो आप यहां से भी इसको क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। अब आइए आंसर पे, आंसर तुरंत लग जाएगा। इसके हिसाब से आंसर क्या होगा? तो इसके हिसाब से आंसर होगा दाएं हाथ के नियम, अंगूठे नियम के अनुसार। एक सीधे धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसके उपयोग से निर्धारित किया जा सकता है? तो दाएं हाथ के नियम। इसके अनुसार दाएं हाथ के। देखो मेरे साथी, पढ़ाई लिखाई आसान नहीं है, तपस्या है, तो समय देना पड़ता है सीखने के लिए, समझे? ये बहुत भारी तपस्या है। और आप लोग जो है कॉल करके मेरे को कहते रहते हैं कि क्वेश्चन मतलब जो है लेवल थोड़ा सा और बेहतरीन बनाइए, बेहतरीन बनाइए। हम आपके लिए हर दिन जो है बेहतरीन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी भी इच्छा है कि आपका सिलेक्शन हो और हमें मिठाई मिले। हाँ, ना हम आपका समय बर्बाद करना चाहते हैं, ना हम अपना समय बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए आप हम पे विश्वास कीजिए, आपको कॉन्सेप्ट हर हाल में एग्जामिनेशन हॉल में दिखेगा, हर हाल में कॉन्सेप्ट दिखेगा, ठीक ना। सबसे बड़ी चीज है भरोसा कीजिए, सबसे बड़ी चीज है भरोसा। चलिए सवाल है अगला, निम्नलिखित में से उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। आपको हम बता दें, अच्छा एक बात बताइए, ताप दीप्त लैंप, ताप दीप्त लैंप जो है, अच्छा तापमान पर आधारित कौन कौन सा यंत्र है? तापमान पर आधारित यंत्र लिख लीजिए। तो ये यंत्र है ताप दीप्त लैंप। दूसरा है इलेक्ट्रिकल गीजर। इसका यह मतलब है कि विद्युत जनरेटर तो आंसर नहीं है, और जब ये आंसर नहीं है तो जहां जहां ऑप्शन 3 है वो आंसर नहीं होना है, मतलब ये आंसर तो पक्का नहीं होना है। अब हम बोल रहे हैं कि ये आंसर छोड़ दिया, ये आंसर छोड़ दिया, इसका यह मतलब है कि ये दोनों आंसर होगा। अब ढूंढिए दोनों कहाँ है, तो ये दोनों ऑप्शन नंबर बी में। क्या यह मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी जो है अपना करेक्ट आंसर। आप एक चीज लिख लीजिएगा, विद्युत फ्यूज। ये जो है ये
ऊष्मीय धारा प्रभाव पे कार्य करता है। यदि आपको मोटर के बारे में पूछ लो कि मोटर किसी यांत्रिकता पे काम करता है, तो आप लिख सकते हैं स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण, दोनों सिद्धांत पे काम करता है। स्वप्रेरण को इंग्लिश में बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन, और अन्योन प्रेरण को बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन होता है बच्चा को, कभी कभी ऑप्शन दोनों मिल जाता है और बच्चा केवल म्यूचुअल इंडक्शन मार के चलाता है, जो गलत है। क्या कि मोटर का टाइप है, तो ए मोटर स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण पे भी डिपेंड करता है, और ये दोनों सिद्धांत पे कार्य करता है। अरे हम पे भरोसा रखो, हम जो बता रहे हैं वो सही है। आईटीआई के स्टूडेंट है, आईटीआई खचार के किए हैं, पढ़ के किए हैं, डिग्री लेके नहीं आए हैं, समझे? पढ़ के किए और अभी भी पढ़ रहे हैं, तो भरोसा कीजिए, समझे? चलिए अगला पढ़ते हैं। सवाल क्या है? तत्वों के संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों के अनुसार उनका सही क्रम क्या है? एक बात हम आपको बता दें, आवर्त सारणी जो है, आवर्त सारणी को ना आप लोग एक बार जो है गहराई से 35-40 मिनट का वीडियो यूट्यूब पर मिलेगा आपको, किसी न किसी का पढ़ जाइएगा, आपका आवर्त सारणी बहुत हद तक ठीक हो जाए। और नहीं तो हम वीडियो लाएंगे, अभी नहीं, अभी तो प्लानिंग में नहीं है, जब लाएंगे तो आपको हम देंगे। आवर्त सारणी में अगर आप बाएं से दाएं चलिएगा, इधर से किधर, बाएं से दाएं, तब संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन जो है, संयोजी इलेक्ट्रॉन ये बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन यदि यह टॉप टू बटन आएगा, क्या आएगा? टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, कहां से कहां? ऊपर से नीचे, तब ये संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है। क्या यह मतलब है कि अब हम ऑप्शन ढूंढने जाए तो देखिएगा, लिथियम, लिथियम कितना होता है? 3, कार्बन कितना होता है? 6, ऑक्सीजन 15, और ऑक्सीजन 15, 8, ऑक्सीजन 8, और फ्लोरीन कितना होता है? तो फ्लोरीन होता है, ऑक्सीजन 8 है, फ्लोरीन 10, फ्लोरीन 10, हाँ ठीक है, फ्लोरीन 10, 3, 6, 8, 10, यानी बढ़ रहा है ना। और जब बढ़ रहा है तो फिर यही आंसर होगा। क्या होगा? तत्वों के संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन के अनुसार उनका सही क्रम क्या है? तो ए आपका सही क्रम है। ठीक है, बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, इस सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए, फिर आप सवाल को तुरंत कर जाइएगा। अगर पीएच में पीएच में H+ आयन बढ़ेगा, H+ आयन बढ़ेगा, तो पीएच में H+ आयन बढ़ेगा तो क्या होगा? अम्लीयता बढ़ेगा, अम्लीयता। इसका यह मतलब है कि अब हम लोग काउंटिंग करते हैं और सवाल को पकड़ते हैं। मेन चीज सवाल है, सवाल क्या है? ए बी सी डी ई, है ना? अब काउंटिंग में गिनती लिख लेते हैं, 4, 1, 11, 7, 9, 4, 1, 11, 7, 9। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? हम नहीं दिख रहे थे, सवाल दिख रहा है ना? अरे छोड़िए ना, हम दिखे चाहे ना दिखे, दिखेंगे, दिखेंगे चाहे नहीं दिखेंगे। चलिए, अब क्या है, 11 में H+ आयन क्या होगा? सबसे अधिक होगा,
क्योंकि 7 से ज्यादा है नहीं, तो सी नंबर है कहीं, तो इसमें सी नंबर है सबसे बड़का, ये तो गलत होना है पक्का। 11 के बाद कौन आएगा? 9, यानी कि सी, और सी से बड़ा होगा आपको 9, और 9 से बड़ा आपको हो जाएगा 7, यानी कि 9 का क्या होगा? ई, और इससे बड़ा होगा 7 यानी कि डी, और इससे बड़ा होगा आपको 7 हो गया 4, 4 यानी कि ए, और इससे बड़ा हो गया 1 यानी कि बी। देख रहे हैं आप, देख रहे होंगे कि इधर से इधर बढ़ रहे हैं, तो H प्लस आयन बढ़ रहा है, आयन बढ़ेगा तो अम्लीयता बढ़ेगा। तो ऑप्शन देखिए तो CED कहीं है क्या? CED AB, तो CED AB यहाँ आंसर सही। पीएच मान के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें, हालांकि इससे पहले हम कई बार बता चुके हैं, समय कम है, फिर भी हम बता देते हैं कि पीएच का जो फॉर्मूला होता है तो आप लिख सकते हैं log 10H प्लस आयन, log 10H प्लस आयन, यानी कि पीएच सीधा व्युत्क्रमानुपाती होता है log 10H प्लस आयन का। ये दोनों गोल्डन फॉर्मूला इसका, तो गोल्डन फॉर्मूला इसका आपको हर हाल में लिखना पड़ेगा और उतारना पड़ेगा। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, या कहीं कहीं आपको मिलेगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कहीं कहीं ये भी मिलेगा पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो तीनों सही है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तीनों सही है, अपने अपने जगह पर सब सही। एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं। देखिए एक बार एक, उसको क्या बोलते हैं जिसको भैंसी उसी मार देता है, काट देता है, उसको क्या बोलते हैं विशाल? जो भैंसी को मारता है काटता है उसको क्या बोलते हैं? कसाई। एक कसाई एक भैंस को लेकर कसाई खाना जा रहा था मारने के लिए, ठीक ना? अब जब जा रहा था तो भैंस को पता चलेगा कि आज मेरी मौत तय है। अब बेचारा दुख था तो जबरदस्ती ढक लेके जा रहा था। जैसे ही कसाई खाना जो है मैं गया हो, वहां से अपनी पूरी ताकत लगा के उसे छुड़ा कर भागा। अब जैसे वो भागना चालू किया तो कसाई भी उसके पीछे पकड़ने के लिए भागना स्टार्ट किया। एक चरमुहान आया, जहाँ एक गोलगप्पा के दुकान वाला गोलगप्पा बेचकर जाने के लिए अपना जो है पूरा दुकान सरिया रहा था। वो भैंस को उस चरमुहान पर से भागते हुए देखा, उसके अलावा कोई नहीं देखा, क्योंकि वो लास्ट इंसान था उस बाजार पे, चरमुहान पे, तो चश्मदीद गवाह था कि भैंस किधर गया। कसाई आया दौड़ते दौड़ते हाँफते हाँफते पीछे और पूछा कि भाई यहाँ से एक भैंस गुजरी है, देखा है क्या? अब गोलगप्पा वाला जो था उसको पता था कि ये कसाई है और उसको काटने के लिए ले गया था, क्योंकि वो हर दिन वहां बेचता था, तो उसका एक एक आदमी के बारे में उसको जानकारी था। अब वो भी सोचा मन में कि अगर इसको हम बता देंगे तो आज भैंस पकड़ा जाएगा और कट जाएगा, और अगर नहीं बताते हैं तो हम इससे झूठ बोल सकते हैं। अब सोचा कि किसी को जान बचाने के अगर हमको झूठ भी बोलना पड़े तो ठीक है। उसने झूठ बोल दिया और बोला कि हाँ दाई तरफ गया है, जबकि भैंस कोई और दिशा में गया था। तो यदि आपके एक झूठ से किसी का जान बचता है तो बोलना गुनाह नहीं है, बोल दीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए सीख था। यदि आपके एक झूठ से, ये महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण बोले थे कि यदि एक झूठ से किसी की जान बचता है तो वो झूठ झूठ नहीं, सच से भी बड़ा सच है। समझे? चलिए आइए सवाल पे, बातें नहीं करेंगे क्योंकि समय नहीं है। इसका खोज जो है सोरेंसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में किया था, और पीएच स्केल पर इसका वैल्यू 0 से 14 के बीच होता है। हम लिखेंगे नहीं आज क्योंकि यहाँ बहुत सारे काम हो रहा है। तो हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका आकार न्यूनतम है? एक बात बता देते हैं, नोट लिख लीजिएगा आप लोग, से पकड़ा जाएगा ये क्वेश्चन। दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा,
उसका आकार कमेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, उसका आकार क्या होगा? बढ़ेगा। अब गौर से देखिए, यहाँ ये त्याग रहा है ना, इसका आकार क्या होगा? बढ़ेगा। इसका भी बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा। अब पूछा है न्यूनतम किसका होगा, कमेगा किसका? तो ये ग्रहण न कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, उसका आकार कमेगा, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसका आकार बढ़ेगा। तो ये तो ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब कि यही आंसर है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार वही आंसर है। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, उसका आकार क्या होगा? कमेगा, और जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उसका आकार क्या होगा? बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसको उतार लीजिए, कॉन्सेप्ट है और नया कॉन्सेप्ट है और नए क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन बिहार पुलिस का सबसे दमदार क्वेश्चन में से एक था। बहुत लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता था तो नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हम साइंस के टीचर है तो हमारा बताना फर्ज बनता है। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बात अगर आयरन की करें तो प्रचुर मात्रा में यहाँ अगर ऑप्शन में ऑप्शन में चावल में तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ऑप्शन छाटते हैं। चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, मक्खन में वसा होता है, दूध में पायस होता है, और ये जो है द्रव से बनता है। वसा जो है ये ठोस द्रव से बनता है। कार्बोहाइड्रेट अधिक ऊर्जा देता है, इसलिए देखते हो चावल खाते हो तो तुरंत ताकत आ जाता है, रोटी खाते तो धीरे धीरे ताकत आता है, अभी पच भी जाता है तुरंत। इसका एक का मतलब यह है कि आंसर गुड़ होगा। आंसर क्या होगा? गुड़। ऐसे आपको हम बता दे, आयरन जो होता है फेरम, ये आपको हीमोग्लोबिन में मिलेगा, हीमोग्लोबिन में। देखिए हीमोग्लोबिन 2 शब्द से बना है। हीमो का मतलब होता है Fe2+, और ग्लोबिन, ये जो ग्लोबिन है एक प्रकार का प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? इस शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को सहायता करता है, ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करता है। हीमोग्लोबिन में विखंडन होगा तो यूरोक्रोम का निर्माण होगा, और वही वजह से सूत्र का रंग पीला होता है। ये पिछला सेट में हम आपको बताए थे। इसका ये मतलब है कि इसका पूरा डिस्कशन हम कर दिए। 9 के बाद सवाल नंबर 10, आयनिक यौगिक समानतः भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। इस टाइप के सवाल आपको पूछा जाएगा, विश्वास रखिए। आयनिक यौगिक के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। आयनिक यौगिक, मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे चाहने वालों, आयनिक यौगिक के बारे में हम आपको बता दें, इसका क्वथनांक और द्रवनांक ये दोनों उच्च होता है। दोनों क्या होता है? इसका यह मतलब है, ये तो पक्का गलत है, ताकि यहाँ बोला कि गलनांक और क्वथनांक निम्न है। गलनांक, द्रवनांक, क्वथनांक सब उच्च होता है, तीनों का तीनों हाई होता है। उसके बाद ये भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर चकनाचूर हो जाता है, टूट जाता है। क्या यह मतलब है कि कथन एक सत्य है, कथन एक क्या है? सत्य है, कथन 2 असत्य है। आयनिक यौगिक का क्वथनांक, द्रवनांक, गलनांक तीनों क्या होता है? उच्च होता है।
अरे भंगुर हो जाता है छूने के बाद। इस पर जैसे ही धरिएगा ये क्या करेगा, चकनाचूर हो जाएगा, बुकनी हो जाएगा। क्या बड़े आगे भाई लो, दिख रहा है ना आप लोगों को? ऊपर नहीं ना जा रहा है? अच्छा बताओ तो क्लियर हो रहा है कि क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है, चलिए ठीक है। समझने का कोशिश कीजिए। पुष्प के किन किन भागों में जनन कोशिकाएं होती है? तो पुष्प के जो है पुंकेसर जो है और स्त्री केसर ये जनन कोशिका है। पुंकेसर मेल पार्ट होता है, नामे से पता है, पुंकेसर पुरुष फूल का। स्त्री केसर जो होता है स्त्री भाग होता है। फूल के संरचना के बारे में हम एक क्वेश्चन ला के पढ़ाएंगे। ओरहुल के फूल पे हम बहुत बेहतरीन पढ़ा देते हैं। चलिए, बर्मा क्वेश्चन है धातु ऑक्साइड, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग लिख लीजिएगा। धातु का जो है ऑक्साइड क्षारीय होता है और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको हर हाल में याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ट्रिक देते हैं आपको, एक टेक्निक देते हैं, जुगाड़। हम बहुत चीज जुगाड़ से याद करके रखे हुए हैं, एग्जाम में एकदम इधर उधर नहीं होता है, एकदम जगह पर सट सट लगता है, ताकि हम एकदम जगह देखे हुए हैं कहाँ लगाना है हमको, ठीक ना? हमरा पता है अनहरियों में मारेंगे ना तो सही हो जाएगा, ठीक ना? अनहरियों में अंधेरों में अगर हम टोइयो मार दिए तो धर आ जाएगा सामान, इतना जान लो। बात समझ में आ रहा है? इसका ये मतलब है कि अ से अधातु और अ से अम्लीय, अ से अधातु और अ से अम्लीय। ध्यान से सुनिए, अ से अधातु और अ से अम्लीय, मतलब अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय होगा। अब लगा लीजिए आंसर, धातु का ऑक्साइड कैसा होगा तो क्षारीय होगा। धातु का ऑक्साइड कैसा होगा? क्षारीय होगा। 12 के बाद 13, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? आपको बता दें मेरे प्यारे भाइयों, कैलोरी, जूल, सेकेंड, ये तीनों के तीनों जो है, ये तीनों के तीनों ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई है, ऊर्जा की इकाई है। जबकि किलोवाट ऊर्जा जो है ऊर्जा की इकाई है, किसका? ऊर्जा की इकाई है। मतलब कि आंसर कौन होने वाला है? सवाल को आगे बढ़ाते हैं मेरे साथियों और 14 नंबर सवाल को देख लेते हैं। नहीं, बड़ा दोनों हंस रहा है, क्या बात है? चलिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या हमरा से पढ़ने में सबको मन लगता है? यहाँ बैठे हुए हैं 2-4 लोग, उनको भी बड़ा मजा आता है कि आपका सूट देखेंगे। हम कहले चलिए देखिए सूट, बोलता है कि सुने क्या बड़ा मजा लेते हैं क्लास में। हम कहले वीडियो देखिए, वीडियो देख के पता चल जाएगा। क्लास का मतलब ये होता है आपको बोर नहीं होने देंगे, आपको लगना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ मतलब जो है माहौल एकदम जो है गुनाहट का बना हुआ है, तब ना मजा आएगा जी। नहीं, अब हम लोग अस्पताल में भर्ती थोड़े है, हम लोग एकदम सीरियस पढ़ेंगे, बाप रे बाप, आयन भंगुर होता है, अधातु क्षारीय होता है, ऐसा नहीं ना है? ऐसा नहीं ना है? और ऐसा है तो एग्जामिनेशन हॉल में सब चल जाएगा बुरा भी, समझे? एग्जामिनेशन हॉल में बैठने का तैयारी करेंगे और उस हिसाब का माहौल में ढालेंगे अपने आप को, चैते से अदतिया बना के जाएंगे, समझे? बात समझ में आ रहा है? तब ना आप लोग कहोगे आज बहुत ढील दो और साइंस वाला फील्ड नहीं, तो साइंस वाला फील्ड लीजिए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर धायित्व गुण बढ़ता है, बात सही है। आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो धातुई गुण बढ़ेगा। दूसरा है, जैसे जैसे आवर्त में संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाली प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है। तो यहो बात सही है मेरे राजा, मेरी जान, समझे? दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका यह मतलब है कि ए वाला स्टेटमेंट सही है, ए वाला स्टेटमेंट सही है, मतलब दोनों कथन सही है।
और कथन दो कथन एक का सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग आंसर ए देंगे कि दोनों कथन सही है, कथन दो कथन एक का सही व्याख्या है। आंसर नहीं होगा, आंसर नहीं होगा, और ये आंसर तो एकदम नहीं होना है। आंसर क्या होना है मेरे प्यारे भाइयों? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धातुई गुण बढ़ता है। अब बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है, तो उसके पीछे का कारण बताया है ऑप्शन नंबर 2 में कि जैसे जैसे आवर्त में संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है। आगे 14 के बाद 15, तो यहाँ बैठ के हल्ला करेगा? एडिट करेगा? कब कर देगा? कर देगा वाला बात बोल। एक प्रकाशिक उपकरण Y की फोकस दूरी धनात्मक है, अगर धनात्मक है तो पक्का ही उत्तलवा होगा, लेंस में भी और दर्पण में भी। चलिए सवाल नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है? तो पौधों में उत्सर्जन के तरीकों को दर्शाएगा वाष्प उत्सर्जन, विसरण और संग्रहण। आपको बता दे पौधों में वाष्प उत्सर्जन जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। पहला होगा गैसीय। इस गैसीय में क्या होगा, O2 या CO2 निकलेगा स्टोमोटा के माध्यम से। किसके माध्यम से? स्टोमोटा के माध्यम से। और लेंटिसेल के माध्यम से, मतलब तना में एक हिस्सा होता है लेंटिसेल, इसके माध्यम से भी O2 और CO2 निकले। दूसरा है ठोस। तो ठोस में क्या होगा, उत्तक इसको जमा करके रख लेता है। उत्तक क्या करता है, इसको जमा करके रख लेता है। बात अगर जलीय करेंगे, जलीय जलीय में अगर हम चर्चा करें, चलिए मछली बारिश बारिश नहीं हो सकती। श्वसन के दौरान, श्वसन के दौरान, श्वसन के दौरान क्या निकलता है, तो श्वसन के दौरान जो है हम लोगों को मिलता है वाष्प उत्सर्जन। क्या मिलता है? वाष्प उत्सर्जन, है ना? क्या ये मतलब है, गैसीय में O2 और CO2 निकलेगा स्टोमोटा के माध्यम से यानी रंध्र के माध्यम से, और ताना के माध्यम से निकलेगा, ताना के लेंटिसेल के माध्यम से भी O2 और CO2 निकलता है। अगर ठोस की चर्चा करें उत्सर्जन में, पौधे के उत्सर्जन में ठोस की चर्चा करें तो उत्तक के माध्यम से वो जमा हो जाता है। अगर जलीय चर्चा करे तो जलीय चर्चा करेगा तो आप लोग मेरे प्यारे साथियों क्या मारिएगा, श्वसन के दौरान वाष्प उत्सर्जन होता है। और हम आपको एक चीज बता दे कि सबसे ज्यादा वाष्प उत्सर्जन सेब के पेड़ करता है 24 घंटा में 7 लीटर, और 2 नंबर में आता है मक्का के पेड़, 24 घंटा में 2 से 3 लीटर वाष्प उत्सर्जन कर देता है। इसलिए भोरे भोरे जाइएगा मकई के खेत में तो एकदम भीज के आइएगा, समझे? पानी टप टप चूते रहता है, टप टप। तो भोरवा में लोटा लेके अब मकई के खेत में नहीं जाइएगा, समझे? ना तो एकदम भीज के आइएगा, दूसरा खेत में घुस जाइएगा। मकई के खेत में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि में वाष्प उत्सर्जन की अभिक्रिया बहुत तेजी होती है। एकदम आप जाइएगा सूखल सूखल बिछौना पर से, वो में से आइएगा एकदम भीजल भीजल निकल के। तो आज 16 क्वेश्चन का डिस्कशन कराना था हमें। अब हम लोग जो है कल फिर मिलेंगे एक बेहतरीन स्टूडियो के साथ, क्योंकि आज काम खत्म हो जाएगा स्टूडियो का। जो भी कमी था स्टूडियो में उसे पूरा किया गया है। अब थोड़ा सा मजा आएगा पढ़ाने में, ठीक ना? मिलेंगे कल, टाटा बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो को देखा। लव यू ऑल। पढ़ाई को एकदम जारी रखिए,
समय बिल्कुल बर्बाद नहीं कीजिए। ठीक है, चलते हैं, टाटा।